प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से एक बार हमारी इस बीपीएससी टीआरई 4.0 की विज्ञान की कक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो क्या आप भी इंतजार कर रहे थे? जो इंतजार कर रहे थे और जो आज की क्लास में अपनी प्रेजेंट ही दर्शाने वाले हैं, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे मैक्सिमम, और जो नया बच्चा जुड़ा है सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी माने कि हमारा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र के दमदार क्वेश्चन देखने वाले, जैसे कि हमेशा ही होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम जी, प्रणाम सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करते हैं एक दमदार एक लाइन के साथ भाई साहब, आप सभी के लिए जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है, जो खुद के पीछे काफिला बना चाहता है, ये उसके लिए है। हौसले बुलंद रख, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम भी मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे, तुझे काफिला खुद तुझे काफिला खुद बन जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप सफल हो जाओ और जहां पे चलोगे ना भाई साहब, पूरा गांव, पूरा कस्बा आपके पीछे आएगा कि बोलेगा कि ये देखो, ये वो बच्चा है, ये वो बच्ची है, ये वो अभ्यर्थी जिसने बीपीएससी टीआरई 4.0 को फोड़कर भाई साहब एक नया मुकाम हासिल किया है। ये गांव का पहला विद्यार्थी है जिन्होंने मेहनत कर कर शिक्षक बना है। और जो शिक्षक बनना चाहता है एक बार हाथ ऊपर करेगा, सेशन को लाइक कर देगा और इस पहले क्वेश्चन का आंसर फोड़ देगा जो मैंने आपको कल ऑप्शन क्या दिया था, होमवर्क दिया था जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। 64 बीपीएससी 2018-19 और 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भलाई आपको आसान लग रहा होगा अभी, पर आपको इसका आंसर देते रहना है, तब तक देते रहना है जब तक ये क्वेश्चन आप खुद किसी अभ्यर्थी को या किसी विद्यार्थी को नहीं पूछोगे, है ना। मन से इच्छा होती है ना कि मैं भी क्वेश्चन किसी से पूछूं, तो वो भी समय आएगा, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया। इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे एम्पियर किसकी इकाई है, ये वोल्ट किसकी इकाई है, ये कूलम किसकी इकाई है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ जी बिल्कुल वाट लगा देंगे भाई साहब। एम्पियर बताओ किसकी इकाई है जी? ये इकाई है आपकी विद्युत धारा की। किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है, आपको ध्यान में रखना है। और विद्युत धारा की एक और इकाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं करंट के लिखूं तो भाई साहब ये करंट चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। आवेश को पर सेकंड कितना बहा रहे हो, वही हमारा करंट होता है। मानिए कि आपको यह ध्यान में रखना है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं वोल्ट की बात करता हूं तो वोल्ट किसकी इकाई है जी? ये है आपकी विद्युत विभव की। किसकी है? विद्युत विभव, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? विभव, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज की एक और इकाई भी आपको ध्यान में रखनी है, ये बेसिक यूनिट्स हो गए, बराबर है। तो ऑब्वियस है V बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। माने कि मैं इसे लिख सकता हूं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? तो ये भी इकाई आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। कभी कभी बीपीएससी हो सकता है कि भाई साहब इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल में आपको देखा था, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो इसका उत्तर कर पाते हैं। अगर आपको पूछ लिया कि विद्युत विभव की इकाई कौन सी है, विद्युत विभव की आपको इकाई पहचाननी है, और आपको कुछ इस प्रकार ऑप्शन दे दिया, वोल्ट बोल देंगे, दूसरा ऑप्शन दे देंगे भाई साहब जूल पर सेकंड दे लेंगे, ऑप्शन नंबर सी जूल पर कूलम दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको पता है मोर देन 1 ऑफ अबव, और ऑप्शन ई रहेगा आपका नन ऑफ अबव। चलिए बताइए इसका आंसर सभी लोग क्या करोगे? इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में सवाल आ गया, तो उस टाइम पे इस क्वेश्चन को किस तरह से फोड़ोगे? चलो बताओ जी। जी अरे कहा गए जी हमारे ठाकुर साहब जी? कहा गए ठाकुर साहब जी? नहीं दिख रहे आज। चलिए जी बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। और देखो इसी तरह के क्वेश्चन आकर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे तो हम फंसना नहीं है।
वोल्ट तो हर किसी को पता है, कौन सी एक खासियत है जो आपको अलग बनाएगी, जो ये टिक करेगा, जो जूल पर कूलम टिक करेगा वो अलग होगा। मान कि आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और ये आंसर जो टिक करेगा ना, तो भाई साहब समझ लीजिएगा वो कम से कम 5 लाख अभ्यर्थियों के आगे चला गया, जो कम से कम 5 लाख अभ्यर्थियों के आगे चला गया। ये बात को आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग नहीं करोगे तो समझ लेना आने वाले समय में आपका शिक्षक बनना बिल्कुल तय है जी, बिल्कुल तय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और ये सवाल जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, बीपीएससी 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, क्वेश्चन देखिए कितने जबरदस्त लेवल का है। क्या पूछा गया है, वेल, शार्क, डॉल्फिन और फिश। वेल मछली सबको पता है, शार्क मछली सबको पता है, डॉल्फिन पता है और फिश पता है। वो बोल रहे कि उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई साहब, यानी कि श्वसन तंत्र जो है, उनका वर्णन यहां पर दिया गया है। तो कौन सा सत्य कथन है ये हमें जानना है। चलिए जी, हिमांशु जी बोले कि सर एग्जाम कब तक होगा। जी बिल्कुल जल्दी होने वाला है, क्योंकि कल ही 11-12 पीजीटी का भी रिजल्ट आ चुका है, उनका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी आ चुका है। 9 तारीख को आपके जॉइनिंग लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमसे ज्यादा सरकार को ज्यादा जल्दी हो रही कि जल्दी से जल्दी बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि इस बार 2025 में बिहार में भाई साहब इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इसी साल आपका बीपीएससी टीआरई 5.0 भी हो जाए। भगवान से दुआ करो। चलो एक बात मुझे बताओ, कितने लोगों को ये लगता है कि भाई साहब इलेक्शन के पहले जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 भी हो जाए और भाई साहब बीपीएससी 5.0 का नोटिफिकेशन भी आ जाए। जिनको ये लगता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में हाथ ऊपर कर देंगे और भाई साहब सेक्शन को लाइक भी कर देंगे। चले इसका आंसर करेंगे। यहां पे बोला गया है, सबसे पहले इनको आपको पहचानना जरूरी है। देखिए यहां पे आपको 2 वर्ग दिए गए हैं। एक होते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, तो एक्वेटिक में माने कि जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते, ये सभी के सभी पानी में रहते हैं, बराबर है। पर क्या पानी में रहने वाला हर जीव मछली होता है? जी बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, और यही जज्बा रखना है हमें, यही पॉजिटिव सोच रखनी है कि भाई साहब बीपीएससी टीआरई 4.0 जल्दी आने वाला है और 5.0 भी आ जाएगा, बराबर है। पानी में रहने वाला हर जीव एक्वेटिक, माने कि एक्वेटिक तो होता है, पर क्या हर जीव मछली होती है? जी नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि जो हमें जीव दिए गए उसमें से कोई जो है वो स्तनधारी जीव है, तो चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें से स्तनधारी जीव कौन कौन से है। जी बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव। कौन कौन से स्तनधारी जीव है? क्या वेल मछली स्तनधारी है? क्या शार्क मछली है? कि भाई साहब डॉल्फिन या फिश है? चलो बताओ जी, सभी लोग आंसर करेंगे। स्तनधारियां कौन कौन से जी? सबसे पहले तो जो आपको वेल नजर आ रहा है भाई साहब, ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। उसके बाद सेकंड जो नजर आ रहा है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है ये भी स्तनधारी होता है, और हमने पढ़े हैं। कितने लोगों को याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है? हमने एनिमल किंगडम में पढ़े हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, वो सांस कहां से लेते हैं भाई साहब? वो डायलॉग आपने सुना होगा, कौन सा जी? वो चुलबुल पांडे जी, बराबर है। सलमान खान का मूवी है, क्या बोलते वो, छेदी सिंह में इतने छेद कर देंगे कि भाई साहब भूल जाओगे कि सांस कहां से लोगे। और भाई साहब हाँ याद आ रहे हैं आपको? तो उसी तरह से स्तनधारी जो जीव होते हैं भाई साहब, वो सांस कहां से लेते हैं जी? वो सांस लेते हैं अपने नाक से, नथुनों से सांस लेते हैं। पर जो श्वसन तंत्र होता है उनका, वो मेनली होता है भाई साहब आपका लंग से बना होता है। किसे? फेफड़े उनके अंदर होते हैं। और वही अगर मैं बात करूंगा मछलियों की, तो शार्क, ये हमारे मछलियों के वर्ग से सबसे बड़ी मछली माने की शार्क है, बराबर है। तो ऑब्वियस है जो फिश होते हैं, वो कहां से सांस लेते हैं जी? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये मछलियां सांस कहां से लेते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखेंगे, ये कहां से सांस लेते हैं? ये भाई साहब उनके गलफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? गलफड़ों, जिसे हम गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ ऑप्शन में, क्या सभी के सभी भाई साहब गिल से सांस लेते हैं? जी नहीं। वेल जो है ये मछली है क्या? जी नहीं।
शार्क एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन तो मछली है नहीं, बची कौन सी जी भाई साहब? वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कितने लोगों ने सही टिक किया? चलो एक बार हाथ ऊपर करो। ये क्वेश्चन भाई साहब आप सभी के लिए चैलेंज था, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज था। कितने लोगों ने चैलेंज को कंप्लीट किया? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बीपीएससी को फोड़ेंगे, इसी तरह से बीपीएससी को फोड़ेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। और ये आप देख सकते हो कि अक्सर आपने डॉल्फिन को तो हर किसी ने देखा है, उनके माथे के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है और इसी छेद से वो हवा को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो स्तनधारी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, फिर से बता रहा हूं, जो स्तनधारी स्तनधारी जो पानी के जीव है, पानी के जीव है वो अपनी त्वचा से सांस नहीं ले सकते हैं, त्वचा से सांस नहीं ले सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। वो कहां से सांस लेते हैं? वो अपने फेफड़ों से सांस लेंगे। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि वेल मछली, डॉल्फिन मछली हमेशा सतह के पास आकर भाई साहब इस तरह से हवा निकलती है और भाई साहब वो फिर से पानी के अंदर चली जाती है। कितने लोगों ने ये देखा है? देखा है ना आपने? यही तो विज्ञान है। जो हमने देखे भाई साहब उसको समझना, माने कि उसे पहचानने की कोशिश करना, यही विज्ञान है और इसी को हमें पढ़ना है। और शार्क मछली को आपने देखा होगा, शार्क मछली के बाजू में ये जो आपको धारियां नजर आ रही है ना भाई साहब, ये इनके गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट से जहां से वो हवा को अंदर लेते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देख रहा हूं, पूछता हूं, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है? जो क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर कर पाते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? स्तनधारी जीव कौन सा है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा, चलो सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे जी। बहुत बढ़िया। कौन सा है जी? वो है आपकी वेल। तो कोई भी नहीं बोलेगा कि वेल मछली है। वेल क्या है? एक प्रकार की स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का इसका मतलब होता है कि वेल मछली अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, स्तनधारी का मतलब ये होता है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी मछली कौन सी है, सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? चलो बताओ, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो शार्क मछली है, जो शार्क मछली है, ये सबसे बड़ी मछली है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसी तरह से एक और सवाल जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम में, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम कौन सा है? अंडे देने वाले स्तनधारी जीव का नाम कौन सा है भाई साहब? ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? सबसे पहला जीव और दूसरा जीव, ये दो जीवों के बारे में मैंने आपको बताया था। चलो सभी लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे। पहला जीव कौन सा है जी? ये है आपका प्लेटिपस। कौन सा है? प्लेटिपस। और दूसरा जीव कौन सा था? वो था भाई साहब आपका इकिडना। कौन सा था? इकिडना था। तो ये दोनों जीव के बारे में आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी। देखो सवाल कितना जबरदस्त है, सवाल कितना जबरदस्त है। यहां पर आपको कॉलम ए दिया है और यहां पे 2 दिया है, मान कि यहां पे प्रजनन की कौन सी प्रणाली है ये दिए गया है और यहां पर पौधों के नाम दिए गए हैं। चलो बताओ सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया तरह से सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर दे रहे हो। और इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो समझ लीजिएगा कि इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में केवल और केवल टीचिंग परीक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ही डंका रहेगा। और जो डंका बजाना चाहता है भाई साहब एक बार लाइक जरूर ठोक देगा। चलो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। कटिंग, बीजान निर्माण, विखंडन और मुकुलन, चलो इनके बारे में बताएंगे सभी लोग। तो पहली बात तो यह है
कि ये चारों के चारों प्रणालियां जो हमें दिए है, ये चारों के चारे एक प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है, जिसे बोलेंगे हम अलैंगिक प्रजनन। इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो किसमें क्या होता है ये अभी देखते हैं, ठीक है। चलो जोड़ियां लगाते भाई साहब। मुझे बताओ, कटिंग के द्वारा किसी ने कोई पौधा लगाया है? कटिंग के द्वारा किसी ने कोई पौधा लगाया है भाई साहब, बहुत जोरों लगाना है। चलो एक बात मुझे बताओ, सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे कि जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है ना, सभी लोग जो है भाई साहब गुलाब के पौधों की भाई साहब कटिंग शुरू कर देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं? काट कर उसे भाई साहब जमीन पर गाड़ देते हैं। कितने लोगों ने ये प्रोसेस की है? शायद उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आया होगा, पर अभी आपको यह समझना है कि गुलाब का जो तना काटकर आप उसे फिर से जमीन में गाड़ रहे हो, ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम बोलते हैं वो होता है। तो ऑब्वियस है भाई साहब, कटिंग के सामने आपका रोज दिया गया है, कटिंग के सामने आपका रोज है, और जोड़ियां अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ही जोड़ी एक के साथ बस एक ही है, तो ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर रहेगा। एक बार चेक कर लेते, क्या बोलते हो? चेक कर लेते। चलो बताओ, स्पोर फॉर्मेशन से किसका प्रजनन होता है? जी बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई साहब, किसके अंदर होगा? इसके अंदर होगा। ऑप्शन नंबर 5 बोला गया है, फर्न के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात बोलेंगे, फर्न के अंदर होता है। फ्रैगमेंटेशन विखंडन किसके अंदर होता है? बताओ किसके अंदर होता है? स्पायरोगारा होता है कि भाई साहब ईस्ट होता है? तो इसकी जोड़ी आ जाएगी 3, बिल्कुल सही बात बोले, स्पायरोगारा के साथ। और बडिंग किसके अंदर होता है जी? ये होता है भाई साहब आपके ईस्ट के अंदर होता है, मान कि डी का आ गया 4, और ये रहे आपके पूरे के पूरे आंसर। कुल अभ्यर्थी कितने हो गए पीआरटी में भाई साहब? ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, देखेंगे। पर बहुत कंपटीशन रहेगा इस बार। ये शायद हो सकता है कि आपके जीवन का आखिरी पीआरटी हो या आखिरी टीआरई हो बिहार का, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 4.5 लाख के ऊपर जो है नौकरियां दी गई शिक्षक को, ऐसा अनाउंसमेंट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अब और कितनी वैकेंसी बची है किसको पता, पर यह समझ लीजिएगा कि इस बार आपको किसी भी हालत में शिक्षक बनकर ही रहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस यही मूल मंत्र रहेगा जी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एक बात मुझे बताओगे, इसके ऊपर में क्वेश्चन में आपको कुछ पूछता हूं, सभी लोग उसके आंसर करेंगे। देखो बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर मैं आपको पूछूं ये फर्न प्लांट हमारे पादप वर्ग के कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? चलिए बताइए जी, चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। अगर मैं फर्न प्लांट की बात करूंगा तो फर्न प्लांट ये कौन से पादप वर्ग से बिलोंग करता है? जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, फर्न प्लांट। चलिए जल्दी जल्दी, हमने पढ़े हैं जस्ट कल ही, हमारा कल नहीं परसों के दिन ही हमारा प्लांट किंगडम पढ़कर पूरा हो गया पेड क्लास में, और जो बच्चे पेड क्लास में है वो जरूर इसका आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे कि फर्न प्लांट जो है भाई साहब आपके टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। और कौन वो बच्चे हैं भाई साहब जो पेड क्लास से है और आंसर सही ढंग से दिए हो? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इस क्या है जी? एक प्रकार का कवक है। इस क्या है? एक प्रकार का कवक है। और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि ये स्पायरोगारा जो होता है भाई साहब, ये किस तरह का, माने कि फ्रैगमेंटेशन से उनका जो रिप्रोडक्शन हो ही रहा है, ये स्पायरोगारा प्लांट किंगडम के कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इसका आंसर रहेगा आपका थैलोफाइटा। इसका आंसर क्या रहेगा? थैलोफाइटा। ये भी उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं रोज के बारे में पूछूं, गुलाब के बारे में पूछूं, तो हर कोई आंसर करेगा, क्योंकि गुलाब तो गुलाब है ना, क्योंकि गुलाब तो गुलाब है। तो अगर आपके घर में गुलाब है तो आप आंसर जरूर करोगे कि गुलाब हमारे प्लांट किंगडम में, माने कि हमने जो पादप साम्राज्य पढ़े हैं उस पादप साम्राज्य में कहां पर आता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा गुलाब क्या है जी? एक प्रकार का फूल है, और जहां पे भाई साहब फूल आता है, फ्लावर आता है, वो कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है आपका एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एंजियोस्पर्म, जिसे हम पुष्प पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प पादप बोलते हैं जी। क्लियर है जी? समझ में आ गया है जी? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन में आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। हमारे बीपीएससी में ही पूछे गए सवाल है और अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछे गए, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी में भी पूछे गए सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल
जो शायद इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में आ जाएगा। सभी लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। देखो सवाल क्या है, पादप जगत का, जो पेड़ वाले बच्चे वो तो समझ गए होंगे कि सर कौन सा सवाल पूछने वाले, समझ गए हो ना। भाई साहब फ्रीक्वेंसी मैच करती है। पादप जगत का भाई साहब उभयचर किसे बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी। ऐसे भारत की कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है कि जहां पर यह सवाल ना आया हो। कितने लोग इस बात को मानते हैं? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे सेंट्रल की रहे या किसी स्टेट के रहे, ये सवाल हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हर एग्जामिनेशन में। और इसका आंसर भी आप बहुत बढ़िया दे रहे हो। इसका आंसर रहेगा आपका ब्रायोफाइटा। इसका आंसर रहेगा आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है। और सभी लोग अभी मुझे ये आंसर बताएंगे कि ब्रायोफाइटा को उभयचर बोला क्यों जाता है। देखिए ये ब्रायोफाइटा जो है ये जमीन पर आने वाला पहला पौधा है, जमीन पर आने वाला पहला पादप वर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और उसी तरह से ब्रायोफाइटा को, माने कि ये जमीन पर तो रह रहा है, ब्रायोफाइटा को जो प्रजनन इनके अंदर होता है, प्रजनन किससे होता है जी? स्पोर्स के माध्यम से होता है, बीजाणु के माध्यम से होता है। तो प्रजनन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। पानी माने कि वाटर जिसे बोलेंगे। तो ऑब्वियस है इसे जिंदा रहने के लिए जमीन और भाई साहब अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता है। और इसीलिए ब्रायोफाइटो को क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। और उसी तरह से अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसी पादप जगत का सरीसृप किसे बोला जाता है? सरीसृप बोलिए या भाई साहब सांप बोलिए, ये किसे बोला जाता है? देखते कितने लोग इसका भी उत्तर कर पाते हैं। चलिए बताइए। अगर मैं पादप जगत का सरीसृप आपको पूछूं या पादप जगत का आपको सांप के बारे में पूछूं तो बस आप किसको बोला जाता है जी? ये बोला जाता है आपके टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। क्या किसको बोला जाता है? टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। ये आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। देखिए अगर आपको पूछा जाता है कि ये जो आपका टेरिडोफाइटा है, ये जो आपका टेरिडोफाइटा है, ये इसकी खासियत ये है, इसकी खासियत ये है कि ये पहले पौधे थे जिनके अंदर संवहनी ऊतक थे। संवहनी ऊतक आए थे, उन संवहनी ऊतकों का डेवलपमेंट हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब संवहनी ऊतक कौन से होते हैं? इनको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। इनको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम होता है। ठीक है। माने कि ये पहले पादप थे जो जमीन पर आए और जिनके अंदर संवहनी ऊतक थे। माने कि ये सवाल ऐसे बनेगा कि संवहनी ऊतक वाले जमीन पर आने वाले पहले पादप, उसका उत्तर क्या रहेगा जी? टेरिडोफाइटा रहेगा। उसका उत्तर क्या रहेगा? टेरिडोफाइटा। तो बीपीएससी यहां पर घुमा सकता है। अगर बीपीएससी ने आपको यह पूछ लिया कि जमीन पर आने वाले पहले पौधे कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे? आपका आंसर रहेगा सर वो रहेगा आपके ब्रायोफाइटा। पर वही अगर आपको पूछा जाता है कि जमीन पर आने वाले ऐसे पौधे, पहले पौधे जिनके अंदर संवहनी ऊतक थे, तो उसका आंसर रहेगा आपका टेरिडोफाइटा। सबको क्लियर है? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। और जिनको पढ़ाना तरीका और बाकी सब चीजें समझ रहे वो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी ठोक देंगे। बराबर है? चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो बताओ, इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। सभी लोग तेजी से आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पे 1000 के ऊपर बच्चे लाइव है। और देखो लाइक कितने हुए जी? 550 लाइक तक भी नहीं हुए हैं। बार बार बताना पड़ता है आपको भाई साहब, अच्छा नहीं लगता है बार बार बताना, है ना? अगर मान लीजिए शिक्षक और एक स्टूडेंट को बार बार बताना पड़ रहा है कि लाइक करो, तो ये तो बुरी बात है ना, है ना? जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक ठोक देंगे एक साथ। ठीक है। चलो इसका आंसर कर देंगे
निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का विधि नहीं है? मान कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, अच्छा असेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, मान कि लैंगिक के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल सही बात, ये रहेगा आपका पॉलिनेशन। उसका ये कोई विधि नहीं है, इसका ये कोई विधि नहीं है, ये आपको पूछा गया है। विधि नहीं है पूछा गया, हाँ विधि नहीं है पूछा, विधि पूछी गई है, मेथड पूछा गया है। तो मेथड अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मान के हम बोलेंगे परागन, और परागन किन में होता है जी? ये होता है आपके जो फूलों में होता है ना, फूलों में होता है। तो ये तो पहली बात होगी, ये फूलों में होता है, फूलों में होता है। फूल इस तरह से लिखा जाता है, किसी ने मुझे समझाया था, फ्लावर है ना, फ्लावर, फ्लावर में होता है। और फ्लावर जो होता है ये किसी भी पादप का क्या होता है जी? ये क्या बोलेंगे इसे? सेक्सुअल ऑर्गन है। क्या है जी? ये सेक्सुअल ऑर्गन है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है। और बाकी के जो चीजें आपको ऊपर लिखी गई है ये भाई साहब सभी के सभी आपके अलैंगिक उदाहरण है, अलैंगिक प्रजनन है। ये कैसे है? अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण दिए गए, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, बराबर है। और ये स्पोरुलेशन जो है भाई साहब किन किन पादपों में होता है, कोई बता सकता है क्या? देखिए अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो बीजाणुकरण जो होते हैं भाई साहब, जो क्रिप्टोगेमी नाम का जो पादप वर्ग है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? अपुष्प पादप बोलते हैं, अपुष्प वाले, मान के जिनके अंदर फूल नहीं आते, ऐसे जो पादप होते हैं उनके अंदर स्पोरुलेशन होता है। और उसी तरह से जो फंगी है, फंगी माने कि ये जो कवक है भाई साहब, उनके अंदर भी स्पोरुलेशन होता है, माने कि ये भी स्पोर्स के माध्यम से क्या करते हैं जी? प्रजनन करते हैं। ये क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा ताकि और भी ज्यादा क्वेश्चन हम ले पाएंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है जी, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली ही बातें है। और पेड क्लास में बहुत, हाँ पेड क्लास से याद आया कि आज जो है आप सभी का प्लांट किंगडम के ऊपर रिवीजन है। प्लांट किंगडम के ऊपर आज आपका रिवीजन रहेगा, जहां पर आपको 25 मार्क की लाइव टेस्ट भी रहेंगे और पूरे 25 का 25 क्वेश्चन जो है रिवाइज करके पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। तो सभी लोग ठीक आ जाएंगे। आज 3 बजे अपना सेशन रहेगा, दोपहर 3 बजे हमारा आज सेशन है, तो 3 बजे जरूर आ जाएंगे पेड क्लास में, ठीक है? पूरा का पूरा चैप्टर आज रिवाइज करना है, आप ही ने बोला था, ठीक है? तो आप ही के माध्यम से मैंने रखा है। चलो बताओ इसका आंसर कर देंगे। द्विचरण विभाजन किस जीव में होता है? बाइनरी फिजन किस में होता है? चलो बताओ किस में रहेगा जी? बाइनरी बोला दिया तो भाई साहब ये रहेगा आपका अमीबा के अंदर। क्या होता है? अमीबा के अंदर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और फिजन का मतलब होता है विखंडन। फिजन का मतलब क्या होता है? विखंडन। तो एक बात मुझे बताइए, यहां पे एक जानवर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर बडिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है? बडिंग होता है। और हाइड्रा के अंदर भी बडिंग ही होगा, बराबर है, बडिंग ही होता, मुकुलन जिसे बोलेंगे। और क्या कोई मुझे बता सकता है ये प्लाज्मोडियम कहीं पे नाम सुना है आपने? क्या ये प्लाज्मोडियम आपने कभी सुना है? और ये प्लाज्मोडियम इस साल बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्लाज्मोडियम वो जीव है जिसके वजह से जो प्रोटोजोआ जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे प्रजीव बोलते हैं। प्रजी नाम का एक वर्ग है, उस वर्ग से बिलोंग करता है। और इस प्लाज्मोडियम के वजह से भाई साहब मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है, ये हम सबने पढ़े हैं, बराबर है, क्लियर है? और बहुत बढ़िया। और ये मलेरिया फैलाने वाले उस मच्छर का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से, ठीक है? मच्छर का नाम लिख देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम के अंदर कौन से प्रकार का प्रजनन होता है? इसके अंदर कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? कोई बता सकता है क्या जी? कोई बता सकता है इसके बारे में? कोई है अपने यहाँ पे जो इसके बारे में बता सके? अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको और डिटेल में बताना। बहुत बढ़िया जी। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन है जी? एनाफिलस मॉस्किटो। और कौन सा एनाफिलस? मादा एनाफिलस, ये लिखना जरूरी है। मिसेस एनाफिलस कौन रहेगी? मिसेस एनाफिलस जो है भाई साहब ये मलेरिया फैलाती है। और यहाँ पे 700 लाइक हो चुके हैं, 1100 के आसपास बच्चे आ चुके हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक ठोक देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, हमने पढ़े हैं।
अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, ये आपने सबने पढ़े है। पर क्या अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन भी होता है जी? क्या जिसे हम बहुविखंडन बोलते हैं, क्या वो भी होता है? जी होता है। जब कभी भी खाने पीने के लाले पड़े हो, जब कभी भी खाने पीने के लाले पड़े हो भाई साहब, उस टाइम पे जब खाने पीने को कम होता है भाई साहब, इनकी मात्रा कम होती है, उस टाइम पे अमीबा के अंदर बहुविखंडन, जिसे हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ये देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे सब लोग एक तो नोट्स की तरह लिख देंगे या टिक कर कर कहीं पर अपने बुक में लिख लेंगे कि क्या अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन मान की बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए होता है। ये तब होता है जब भाई साहब खाने पीने के लाले पड़े हो। तो क्या करता है अमीबा? अमीबा क्या करेगा? अपनी कोशिका के ऊपर एक प्रकार का कवर बना देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और ये सिस्ट जब बन जाता है तो अमीबा इस तरह से एक कठोर कवच के अंदर जो है भाई साहब बढ़ जाएगा, माने कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अंदर ही अंदर देखो भाई साहब, खाने पीने के लाले तो पड़े हैं, पर फिर भी वो प्रजनन करना नहीं छोड़ेगा। फिर भी वो प्रजनन माने कि अपनी संख्या बढ़ाना नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा? एक न्यूक्लियस है, इसके दो हो जाएंगे, दो के तीन हो जाएंगे, तीन के चार हो जाएंगे, पांच छह, इस तरह से इसके अंदर जो है भाई साहब न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होती है? न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे ही अच्छा मौसम आ जाए, बरसात हो गई, पानी आ गया, और नालियों में भाई साहब वो गंदा पानी बहने लगा जिसमें कार्बनिक पदार्थ बड़े हैं भाई साहब, उसको खाना मिल रहा है। जैसे छोटे छोटे जीव पैदा जाए उनके खाने के लिए, जैसे उसे पता चलेगा तो ये ऊपर का सिस्ट जो होता है, कवर जो होता है, ये टूट जाता है और यहां से बहुत सारे अमीबा एक साथ बाहर आ जाते हैं। उसे ही बोलते हम बहुविखंडन। इसे हम क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं, माने कि इसे बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। क्लियर हो गया है? चलो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया है। और ये रहा आपका प्लाज्मोडियम, ये है आपका प्लाज्मोडियम। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में, पूछ सकते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इनके अंदर जो प्रजनन की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण स्टेज होती है, जो स्टेज होती है उसका नाम क्या है? तो उसे स्पोरोजॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पोरोजॉइड बोला जाता है। स्पोरोजॉइड बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पोरोजॉइड का मतलब क्या है? इन प्लाज्मोडियम के अंदर भी बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वो बाइनरी फिजन नहीं होता है। स्पोरोजाइट का मतलब क्या होता है? एक स्पोर बनेगा और उसके अंदर उसके न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे और एक साथ टूटकर एक साथ पूरे के पूरे बाहर आ जाती है। और इसमें लगता है लगभग 7 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 7 दिन, 5 से 7 दिन का समय लगता है। और जैसे ही 5 से 7 दिन हो जाए भाई साहब, आपको ठंड लगना, बुखार आना, कप कपाना, ये सारी चीजें हो जाती है। और तब जाकर डॉक्टर बोलता है कि भाई मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया हो गया। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से इसका आंसर करके आगे बढ़ेंगे जी। चलो बताओ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक ठोक देंगे जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, फिर से बता रहा हूं, लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे सभी लोग। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? विच टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द हाइड्रा? हाइड्रा के अंदर कौन से प्रकार का? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई साहब। और ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बडिंग। क्या रहेगा? बडिंग के द्वारा हाइड्रा जो है अपना प्रजनन करता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख पा रहे हो, हाइड्रा के ऊपर ऐसा एक बर्ड आएगा और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते भाई साहब एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि भाई साहब अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपना जिंदगी अलग से बिताने लगेगा। ये है आपका हाइड्रा। सभी के लिए मेरा एक सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है, ये हाइड्रा जो है ये क्या प्लांट है? माने कि पादप है? पादप है कि कोई जंतु है, माने कि एनिमल है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। हाइड्रा प्लांट है कि भाई साहब पादप है?
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रा अगर मान लीजिए एनिमल है, मान कि ये कौन से किंगडम में आ गया, ये एनिमल किंगडम में आ गया है ना, ये एनिमल किंगडम में आ गया। अगर मैं ये एनिमल किंगडम में आ रहा है तो एनिमल किंगडम में कौन सा ऐसा फाइलम है, कौन सा फाइलम है जिसमें इसको वर्गीकृत किया जाता है? कोई बता सकता है? जिसने बता दिया ना भाई साहब, उसको मैं अभी के अभी 100 तोहफे की सलामी दूंगा। जिसका आंसर ये बताएगा, जो भी अभ्यर्थी बताएगा, समझ लीजिएगा उसका बीपीएससी में वो पार कर गया वो। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना बता रहे हो, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। हाइड्रा क्या है? बहुत सारे लोग इसे प्लांट ही समझते हैं, क्योंकि प्लांट के जैसा भाई साहब उसके टहलियां नजर आ रही है। जी नहीं, ये जंतु है, मान कि एनिमल है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं कि हाइड्रा बोल रहे कि ये पूरी फिरा से बिलोंग करता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी पूरी फिरा से नहीं, ये निडारिया नाम का ग्रुप जो हमने पढ़े भाई साहब, निडारिया नाम का ग्रुप पढ़े हैं, जिसे हम सिलेंटराटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंटराटा बोलते हैं। उस ग्रुप से ये बिलोंग करता है। और उसी ग्रुप में कौन आता है? हमारा भाई साहब जेली फिश भी आती है। कौन आती है? जेली फिश भी आती है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपकी जेली फिश भी आती है, ये आपको ध्यान में रखना है जी। क्लियर है सभी को? याद रखेंगे। कितने लोगों ने सही उत्तर किया है बताओ? किसका बीपीएससी में हो गया? एक बार हाथ ऊपर करो भाई साहब, पेड़े बांटो। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर किया है, निडारा ग्रुप या सिलिंटराटा बोला है भाई साहब, एक बार हाथ ऊपर करेंगे और पेड़े भेज देंगे मेरे घर के लिए। पेड़े या लड्डू भी भेज दिया तो भी चलेगा, मैं लड्डू भी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किए है। चलो, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अब बाकी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई साहब, इनसे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। जिन लोगों का सिलेक्शन अभी, जिन्होंने इसका आंसर दे दिया ना, हमका उसका तो हो ही जाएगा। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है भाई साहब, इनसे आपको अभी ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि इनसे भी आप आगे चले जाओ। चलो, करोगे मेहनत? करोगे ना मेहनत? मैं आपको मेहनत करवाने के तैयार हूं, बस आप डेली क्लास करना है और डेली पढ़ते रहना है। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? माने कि जिसे बोलेंगे भाई साहब ओपन वैस्कुलर सिस्टम होती है। चलिए जी, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? अच्छा, शुगर हो जाएगा इसलिए नहीं भेज दो भाई साहब। हमारा हमारा जो अग्नाशय है ना, पैंक्रिया बहुत स्ट्रांग है, हर चीज पचा लेता है भाई साहब। ये शुगर क्या चीज है, उसको भी पचा लेंगे। चलो आप भेजो तो सही। चलो, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? कॉकरोच, चूहा, बर्ड। चलिए, तो यहां पे समझने वाली ये बात होती है कि ये ओपन वैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, माने कि इसे बोलेंगे हम खुला संचार प्रणाली, खुली संचार प्रणाली बोलते हैं भाई साहब इसे। और ये किन में पाया जाता है? ये दो ग्रुप में पाया जाता है। पहला है भाई साहब आपका जो कीट वर्ग है, जो कीट वर्ग है जिसे हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा है आपका मोलुस्का। दूसरा कौन सा है? मोलुस्का नाम का ग्रुप है। इन दो वर्गों में जनरली आपको जो एक खुली संचार प्रणाली नजर आती है, खुली संचार प्रणाली नजर आती है। अब एक बात मुझे बताइए, ये बर्ड जो है भाई साहब, ये एव्स ग्रुप में आते हैं। एव जिसे हम पंछी बोलते हैं। रैट जो होता है, चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भाई साहब ये चूहा जो है ये कौन से वर्ग में आता है। चलिए, आप सभी के लिए चैलेंज, जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो आंसर बताएगा ये चूहा कौन से वर्ग से आता है। चलो जी, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। फास्ट फास्ट, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर किया है। चूहा ये एक प्रकार का स्तनधारी जीव है, माने कि मैमल है। और एक बात मुझे बताओ, जो चूहा और पंछी है ये दोनों भी किस में आते हैं जी? ये कॉर्डेट्स में आते हैं, है ना, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ऑब्वियस है इनके अंदर बंद संचार प्रणाली रहेगी, इनके अंदर बंद संचार प्रणाली रहेगी। माने कि इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है, बराबर है। और कॉकरोच किस में आता है भाई साहब? ये कीट है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा जी? क्या रहेगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और क्या यहां पर कोई है जो मुझे यह बता सके कि मालूस्का ग्रुप का कोई भी मुझे दो उदाहरण बता दीजिएगा।
मुझे कोई भी दो उदाहरण, और बहुत ही फेमस उदाहरण मैंने बार बार आपको बताया है, वो है पहला, वो है आपका ऑक्टोपस। पहला कौन सा है? ऑक्टोपस। और दूसरा कोई बता सकता है? दूसरा कोई बता सकता है जिसे हम पीला बोलते हैं, या क्या बोलते हैं जी भाई साहब? घोंगा। पीला, या भाई साहब इसे घोंगा बोलेंगे। और उसी तरह से ऑयस्टर, ऑयस्टर भी जो है भाई साहब, ये भी आपके मोलस्का ग्रुप से आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑक्टोपस के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड होता है, उसका रंग कौन सा होता है और क्यों होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे, ठीक है? इसके बारे में मैंने वैसे भी आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उसके बारे में और डिटेल में नहीं जाता हूं, आप खुद ही इसका आंसर कर दोगे इसमें। और बहुत बढ़िया, आप आंसर भी कर रहे हो, और क्यों होता है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है? ये रहा आपका ओपन, मान कि स्पेस में जाकर जो है ब्लड मिक्स हो जाता है, और इसकी इफिशियंसी भी कम होती है, माने कि इसमें जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है दोनों भी मिक्स होते हैं, दोनों भी मिक्स होते हैं। किस में मिक्स होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। और जो हमारा बंद संचार प्रणाली जिसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, ये भाई साहब मिक्स नहीं होते हैं, ये मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये केवल केवल जो वेसल्स है भाई साहब, उनके अंदर से ही बहते रहेंगे, ये मिक्स होते नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल आप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम प्लस से लिया गया सवाल है, एनसीईआरटी के एग्जाम प्लस से लिया गया सवाल है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है, लाइक ठोंगे लोग, ठोक देंगे जी। लगभग 1300 के आसपास बच्चे लाइव है, और यहाँ पे 1000 लाइक भी नहीं हुए हैं। भाई साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी है, होली कब है? ये तो बड़ी नाइंसाफी है, और होली कब है जी? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? पोषक तत्वों का अवशोषण और रक्त तथा ऊतकों के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहां से किया जाता है? क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया। सभी लोग डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो भाई साहब। इसका उत्तर रहेगा आपका आर्टरीज। इसका आंसर क्या रहेगा? केशिकाएं जो रहती है, इसका सही उत्तर रहेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, वेंस जो होती है, जो नसें होती है, वो अक्सर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसे हम अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं। और वही अगर मैं आर्टरीज की बात करूंगा, तो ये जनरली आपके शुद्ध रक्तों को लेके जाती है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट हो। और हार्ट जो होता है भाई साहब, ये क्या करता है? सिर्फ ये पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन है, जो लगभग 0.5 एचपी की मोटर होती है ना भाई साहब, इतना पावर हमारे हार्ट में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से शुद्ध और अशुद्ध तो हो दिया, पर वेंस में, शिराओं में एक ऐसी भी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करती है। किसको? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करते हैं, माने कि शुद्ध रक्त का वहन करती है। उसका नाम क्या जी? उसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय नसें। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय नसें बोलते हैं, माने कि जिसे हम बोलते हैं पल्मनरी। उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मनरी वेन के नाम से भी जानते हैं। और उसी तरह से धमनियों में भी एक ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करती है। उसका नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा नसें और आर्टरीज के प्रेशर के बारे में जानते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताओ इसका आंसर कर देंगे। इसके बाद जो है थोड़ा डिटेल में ओवर जाएंगे। बहुत बढ़िया, जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसे बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1000 लाइक अभी भी नहीं हुए हैं हमारे, 1000 लाइक अभी भी नहीं हुए हैं हमारे, ठीक है? तो जल्दी से लाइक ठोक देंगे और आगे बढ़ेंगे जी। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरी? ये क्वेश्चन देखो, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये हमारे बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा रहेगा जी? इसका रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। गैस और पोषक तत्व जो होते हैं वो टिश्यू तक, वो कोशिकाओं तक लेकर जाने का काम कौन करते हैं? आपकी केशिकाएं करते हैं, माने कि आपके कौन करते हैं जी? कैपिलरीज करती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और ये आप देख पा रहे हो
कि कैपिलरीज जो होते हैं भाई साहब ये कनेक्टिंग लिंक होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मानव शरीर में धमनियां धमनियां और नसों को जोड़ने वाली वाहिका कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कैपिलरी होती है। कौन होती है? कैपिलरी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कैपिलरी जो होती है भाई साहब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड का कैरी करती है और कोशिकाओं के तरफ जाती है तो उसमें ऑक्सीजन सही तो होता है ब्लड, और जब उनसे वापस लेकर आती है और बाद में आर्टेरियोल्स और आर्टरी में जब ब्लड पहुंचा जाता है तो उस टाइम पे उसमें शुद्ध, और जब वो वेन्स की तरफ बढ़ेंगे तो उस टाइम पे वो अशुद्ध रक्त का कैरी करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं इनके थिकनेस की और इसके प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूं तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएंगे कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जितने भी वाहिकाएं हैं, जितने भी रक्त वाहिका है, उनमें से सर्वाधिक प्रेशर, सर्वाधिक दबाव कौन सी वाहिका में होती है? किस में होता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। किस में रहेगा जी? ये रहेगा आपका आर्टरीज में रहती है। किस में रहते हैं? आर्टरीज, जिसे हम धमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यह भी देखा गया है कि उस प्रेशर को सस्टेन करे, और इसीलिए जो धमनियां होती है, इनकी जो दीवारें होती है ये भी मोटी होती है जी। कैसी होती है? मोटी होती है, उनकी थिकनेस ज्यादा होती है। पर वही अगर मैं बात करूंगा नसों की, मैं अगर वही बात करता हूं नसों की, तो नसों के अंदर दबाव कैसे होता है जी? दबाव बहुत कम होता है। और दबाव बहुत कम होने की वजह से इनके नसों की जो दीवारें होती है, जो वॉल होते हैं, ये भी उनकी थिकनेस कैसे रहेगी? मोटाई इनके कम होती है। मोटाई कैसे होती है? इनकी कम होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? और अगर आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे पतली और सबसे कम मोटाई वाली वाहिका कौन सी है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे? इसके ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है जी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। सबसे पतली और सबसे कम मोटाई वाली केवल सिंगल सेल से बनी हुई है, केवल सिंगल सेल माने कि एक कोशिका वाली उसकी मोटाई होती है, ऐसी वाहिका कौन सी है? तो वो है आपकी कैपिलरी। वो कौन सी आपकी? कैपिलरी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोशिकाएं होती है। क्लियर है? क्लियर है? और इनकी कोशिका में ये जो सिंगल सेल नजर आ रहा है ना, वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम उपकला ऊतक बोलते हैं। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल ये रहा। ये सब कुछ तो हमने आपके एक ही इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने देखो। ये क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी में पूछा गया, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। और बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे हमारे 1000 लाइक जो है आपने पूरे कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, है ना। हमारे दिल से आपको नमन, और आपके इस प्यार के लिए भी, आपके सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड एज। एक कोशिका वाली मोटाई वाली वाहिकाओं को क्या बोला जाता है? देखो क्या बोला गया है, एक कोशिका वाली मोटाई होती है उसकी। एक कोशिका वाली कौन होती है जी? बताओ। यहाँ पे कुछ मिस, हाँ ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा जी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। एक कोशिका वाली मोटाई जिसकी होती है, वैसी वाहिका कौन सी? हमारी कैपिलरी होती है। बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए, पर इसके पहले हार्ट के बारे में कुछ रिप्लाई कर ले, कुछ क्वेश्चन पूछ लो। चलो बताओ, यहां पर एक हमारा नोड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसका नाम बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे कि यहां पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसका नाम भी लिख देंगे और उसे क्या बोलते हैं ये भी लिख देंगे। चलो बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। इसमें होता है आपका साइनोसोइडल एट्रियम नाम का एक नोड होता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है वो भी लिख दो। इसे क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया। इसे नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है। इसे नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। नेचुरल
पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे मोटी आर्टरी माने की धमनी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या करोगे? आप यहां पर अगर देख पा रहे हो, ये जो आपके मोटी वाली लाल रंग की जो आपकी धमनी नजर आ रही है, इसको महाधमनी बोला जाता है। इसे महाधमनी बोला जाता है। ये सबसे बड़ी धमनी है, सबसे ज्यादा मोटाई वाली धमनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर की रक्त को, जो ब्लड को ये हार्ट की तरफ लेके जाने वाली सबसे बड़ी, फिर से बता रहा हूं, सबसे बड़ी नस कौन सी है, तो उसका आंसर रहेगा आपका वेना कावा। उसका आंसर क्या रहेगा? वेना कावा रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, वेना कावा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी सब क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए, चलो इसका आंसर कर देंगे। देखो वही क्वेश्चन है जी, किस रक्त वाहिका में दाब सबसे अधिक होता है? चलिए आंसर एकदम धड़ाके से गोली की तरह आंसर लिखना चाहिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। जो नया बच्चा जुड़ा है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक इसका A1 नंबर का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। और जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना चाहता है, उन सभी के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर भी शुरू है। 60% का ऑफर शुरू है, तो इसका आप लाभ लेकर टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट के साथ इस बार बीपीएससी 2025 में आपको पास कराना, यह हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे 60% का ऑफर लेकर, और भाई साहब जल्दी से अपनी तैयारी भी शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल मैंने आपको ये पूछा था, तो इसका आंसर भी आपने दे दिया, वो रहेगी आपकी आर्टरीज रहेगी। क्या रहेगी? आर्टरीज माने कि ऑप्शन नंबर बी रहेगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2022 का। 2022 का इसका आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बताओ। 2 बार लाइक नहीं करना है जी, एक तो 1 बार करो, नहीं तो 3 बार करो, नहीं तो 5 बार करो। इवन नंबर में लाइक करोगे तो आपका लाइक कम हो जाता है, हमें बड़ा दुख होगा, है ना। बच्चा करना तो चाहता है लाइक, बार जो जोश में 2 बार कर देगा, 4 बार कर देगा, 6 बार, कोई 8 बार, कोई 10 बार कर लेगा, तो भाई साहब वो लाइक गिना ही नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट द फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म? तो इसका आंसर रहेगा आपका ब्लड प्लाज्मा। इसका आंसर क्या रहेगा? ब्लड प्लाज्मा। और यहां पे देखो क्या आंसर दे रहे हो, और देखो आप आंसर क्या दे रहे हो। अब पलटो, अब सब पलटूराम बन जाएंगे, अब सभी लोग पलटूराम बन जाएंगे, है ना। बन गए, पलटूराम बन गए, है ना। सभी लोग पलटूराम बन गए। भाई साहब ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है और आप शिक्षक बन रहे हो, ये तो उम्मीद नहीं थी आपसे, ये तो उम्मीद नहीं थी आपसे। बताओ भाई साहब, आपको मैंने बताया है कि देखो हमारे शरीर में मेनली 2 प्रकार के कंटेंट होते हैं। ब्लड की अगर मैं बात करूंगा तो एक होता है तरल पदार्थ, एक होता है आपका तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और इनमें होती है आपकी कोशिकाएं। क्या होती है? कोशिकाएं होती है। अगर मैं तरल पदार्थ की बात करूंगा, प्लाज्मा जो जनरली हल्के पीले रंग का आपको नजर आ रहा है, यह हमारे शरीर में लगभग 55% होता है। कितना होता है जी? 55% होता है। और वही अगर मैं कोशिकाओं की बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग 45% के आसपास हमारे आरबीसी रहेंगी, और इसी में से लगभग 1% से भी कम मात्रा जो होती है, ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी की होती है। किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है, ये आपको पता है। और उसी तरह से मैं अगर आपको ये बात बोलूंगा कि हमारा जो यह जो ब्लड प्लाज्मा आपको नजर आ रहा है, इसमें से हमारे शरीर का लगभग 65 से लेकर 70%, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वहन किया जाता है, वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से किया जाता है। और ये कौन से रूप में किया जाता है? ये किया जाता है आपके बाइकार्बोनेट के रूप में। किस कौन से रूप में है? बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि हमारा ब्लड जो होता है, इसका पीएच मान कितना होता है जी? इसका पीएच मान लगभग 7.5 के आसपास होता है। वो इसी बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? उसी बाइकार्बोनेट की वजह से हमारा ब्लड का पीएच 7.5 होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्षारीय धर्मी होता है। कैसे होता है?
क्षारीय धर्मी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए वो बार कार्बोनेट के रूप में नहीं होता तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड का पीएच एक तो न्यूट्रल होता, नहीं तो एसिडिक होता, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? सबको समझ में आ गया है? तो ब्लड का ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जी। बहुत बढ़िया, 1.1 के लाइक हो चुके हैं और जिन जिन लोगों ने लाइक किया है आज के सेशन में, उनका योगदान दिया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 9 to 10th बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। यहां पे गैस के संदर्भ में पूछा गया तो भाई साहब ये नॉनसेंस ऑप्शन दिया गया है। इट इज अ पंजेंट स्मेल, ये भी नहीं होती। इट बर्न्स विद द पॉप ऑफ, जी बिल्कुल पप्पा पप्पा कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? पप्पा पप्पा कहती है। और पप्पा पप्पा कहते कहते भाई साहब वो जलती है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी लोग जो है उस गैस का नाम लिख देंगे, सभी लोग उस गैस का नाम लिख देंगे। जल्दी से बताइए उस गैस का नाम क्या है। मुझे पता है आप सभी को पता है जी, बहुत बढ़िया। देखो सभी लोग पूछने के पहले ही बता रहे हैं उस गैस का नाम क्या है जी। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में या पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस है। हमारे पृथ्वी के ऊपर पाई जाने सबसे हल्की गैस है। और इसी हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम भाई साहब फुटेरे सेल, फुटेरे फ्यूल बोलते हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी आपको सुनाता हूं। देखिए मजेदार कहानी सुनाता हूं। अभी जस्ट मेरा बेटा जो जिसका नाम सूर्यांश है, ठीक है, सूर्यांश है, वो अभी अंग्रेजी पढ़ना सीख रहा है। अभी 5-6 साल का हो गया, 5 साल का हो गया वो। और जनरली पहले जो होते ना वर्ड्स कन्वर्शन, वो पढ़ाए जाते, बराबर है। और जब मैंने उसको ये शब्द दिया भाई साहब पढ़ने के लिए, तो पता है क्या बोल रहा है वो? पापा इसका उच्चारण कैसे करोगे बताओ? उसका उच्चारण FUTURE ये स्पेलिंग है, बराबर है। फू टू रे, उसका उच्चारण वो कैसे कर रहा है बताओ? गलत क्या है भाई साहब? अंग्रेजी लैंग्वेज ही वैसे, तो क्या करेंगे बताओ? उस बच्चे को मैं अभी कैसे समझाऊं कि भाई साहब इसे फू नहीं बोला जाता है, इसे फू नहीं बोला जाता है, इसे फ्यूचर बोला जाता है। बताओ यहाँ पे फ्यू ठीक है, यहाँ पे टू, फू टू क्या गलत है? सही तो है भाई साहब, सही तो है ना? फू टू और रे भी सही है, सही है कि नहीं? चलो आपके मन से क्या उसने गलत पढ़ा जी? बिल्कुल नहीं गलत पढ़ा। अब इंग्लिश लैंग्वेज ही वैसी है तो क्या करेंगे। हमारी हिंदी बहुत बढ़िया है जी, हमारी हिंदी बहुत बढ़िया है, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है भाई साहब। इसका बड़ा गड़बड़ है, इसका बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ही वैसे, क्या करेंगे, बराबर है। हाँ तो जब गैस यहाँ पे बनती तो हाइड्रोजन बन रही है, हमने पढ़े हैं। अब इस गैस को जब आप जलाओगे तो भाई साहब ये जब जलेगी, बुलबुले जलेंगे तो पॉप पॉप साउंड करेंगे। अब पॉप पॉप बन के पप्पा जो है भाई साहब उस शब्द से वो मुझे याद आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, पॉप पॉप साउंड करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ में एक बात मैं बताऊंगा, अगर मान लीजिए मैंने किसी एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी? मान लीजिए किसी एसिड को मैंने गोल्ड के साथ अगर रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? अगर किसी एसिड को मैंने किसी सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनेगा? मैंने किसी एसिड को मान लीजिए प्लैटिनम के साथ अगर रिएक्ट करवाएगा तो भाई साहब इससे क्या बनता है? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। कौन सी गैस बनेगी जी? भाई साहब आपको याद रखना है कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे कोई गैस नहीं बनती है, कोई गैस नहीं बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है? चलो बताओ, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि ऐसे कौन सा प्रकार का ग्रहण होता है जिसमें चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है? तो एकदम इजी है जी, एकदम इजी है। चलो बताओ इसका आंसर क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, पृथ्वी ग्रहण। बहुत देखो यहाँ पे भी लोगों के आंसर भाई साहब, कोई बोल रहा है सोलर इक्लिप्स माने कि सूर्य ग्रहण, कोई बोल रहा है चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे आपको बड़ी ही तकलीफ हो रही है भाई साहब ये आंसर देते समय, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इन जैसे क्वेश्चन को अगर आपने रॉन्ग कर लिया तो मान लीजिए 5 लाख अभ्यर्थियों के आप पीछे चले गए हो। यहाँ पे बोला गया है
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, कुछ इस तरह से हो गया है ना। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, दोनों के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की जो छाया है, चंद्रमा की जो छाया है ये पृथ्वी के ऊपर गिरेगा। तो ऑब्वियस है कौन हमें नहीं दिखाई देगा, हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो ऑब्वियस है यहां पे सूर्य ग्रहण होगा, यहां पे क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। पर इसी केस में मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो ऑब्वियस है पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर गिर रही है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें बस अब चंद्र नहीं नजर आएगा, तो इस टाइम पे आपका चंद्र ग्रहण होगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, सूर्य ग्रहण रहेगा। क्या रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रेबीज के लिए संचरण की प्राथमिक विधि क्या है। ये जो बहुत बढ़िया सवाल है जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। रैबिज जो होता है उसका प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई लगा दिया है, हमारा बीपीएससी वाला फॉर्मेट। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। कंज्यूमिंग द कंटेमिनेटेड वाटर, बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल सच एज डॉग्स और बैट्स, बिल्कुल सही बात बोले, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर मान ली मैं रैबिस की बात करता हूं तो रैबिस सबसे पहले मुझे बताएंगे कि ये विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु जन्य रोग होता है कि भाई साहब ये जीवाणु जन्य रोग होता है। सबसे पहला सवाल यही यहां पर बनता है। चलो सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने तो सही उत्तर कर दिया। अगर मान लीजिए किसी एनिमल ने काट दिया, जैसे कुत्ता हो गया, बैट हो गया, खरगोश हो गया, कोई भी ऐसा जानवर जिनके शरीर के अंदर पहले से रैबिस के वायरस हो, भाई साहब उनको रैबिस हो सकता है। तो सभी लोगों ने सही उत्तर कर दिया जी। इसका उत्तर रहेगा कि ये विषाणु जन्य रोग है और उस विषाणु का नाम क्या है, उसे रोब्डो वायरस बोला जाता है, उसे रोब्डो वायरस बोला जाता है, रोब्डो विषाणु बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रोब्डो विषाणु हमारे मानव के कौन से तंत्र के ऊपर इफेक्ट करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि रोब्डो वायरस जिसकी वजह से रैबिज होता है, यह हमारे मानव शरीर के भाई साहब जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है भाई साहब, इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसे हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। और इसके वजह से भाई साहब आपके शरीर में गड़बड़ी होने लगते हैं। और सबसे बड़ा अगर इसका कोई सिम्टम होगा, सबसे बड़ा लक्षण अगर कोई होगा तो भाई साहब आपको पानी से डर लगने लगेगा, पानी से डर लगने लगेगा। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पानी से डर लगना उसे कौन सा फोबिया बोला जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको किसी को पानी से डर लग रहा है तो उसको, उस डर को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम हाइड्रोफोबिया। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। और ये रैबिस का मुख्य लक्षण है। और कुछ दिनों बाद इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं किए तो भाई साहब आदमी सच में कुत्ता बन जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किए तो आदमी सच में कुत्ते जैसा बिहेव करता है, उसके मुंह से लाड़ गिरती रहेगी, उसके किसी भी तंत्र के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा, उसके न्यूरल सिस्टम पूरी डैमेज हो जाएगी। भाई साहब इस तरह से मान लीजिए कोई इंसान तो है पर जैसे कठपुतलियां कैसे अपने हाथ पैर हिलाते ना, बस वैसी कंडीशन हो जाएगी और एक दिन आदमी जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगला सवाल। ठीक है, तो आप सभी को पता है रैबिस किसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो ये बता दिया हमने। और देखो रोब्डो वायरस हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है अटैक करती है। इसका हाइड्रोफोबिया जो होता है वो मुख्य लक्षण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रैबिस का वैक्सीनेशन भी अभी हमारे पास अवेलेबल है और इसकी दवाई भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण रगड़ने के दौरान दो वस्तुओं के बीच आवेश के स्थानांतरण का कारण बनता है। स्थानांतरण का कारण बनता है, ये आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं। ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी हम थोड़े से टॉपिक को चेंज करने वाले हैं। अब हमारे क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी ऊपर वाली रहेगी, मीडियम से ऊपर वाला। अभी तक हमने मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, थोड़े से मीडियम वाले क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं आज होमवर्क दे रहा हूं और सभी लोग जो है रैपिड फायर सेशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे।
और फिर से बता रहा हूं आप सभी को कि 50% का ऑफर, 60% का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप ले सकते हो। और ये रैपिड फायर के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे और इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है जी? चलो एक बार जोश में बोल देंगे सभी लोग और लाइक भी ठोक देंगे। सभी लोग तैयार है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी? विच फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट? कौन सा ऐसा बल है जो बिना कार्य करते ही लगता है, जिसे हम असंपर्क बल बोलते हैं? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं, विदाउट कॉन्टैक्ट बोला है ना भाई साहब, तो यहां पे आपका क्या रहेगा? नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अगर आपको फोर्स में डिफरेंस है, अगर आपको फोर्स पढ़ना है, अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, और अगर आपको प्रेशर के बारे में पढ़ना है, तो ये सभी के सभी टॉपिक जो है मैंने सीटेट के आज की लेक्चर में कवर किया है, जो मेरा सुबह 9:30 बजे हुआ है। सुबह 9:30 बजे लिया है। सभी के सभी पीवाईक्यू और उनका डिटेल एनालिसिस हम वहां पे पढ़ रहे हैं, डिटेल एनालिसिस वहां पे पढ़ रहे हैं। और अगर आपको इन बातों को और डिटेल में जाकर अगर पढ़ना है, तो ये 9:30 बजे वाला जो सेशन है आपको एक बार जाकर देख लेना। अगर पसंद आया तो कंटिन्यू करना, अगर नहीं पसंद आया तो वैसे भी कुछ जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है कि आपने ये लेक्चर एक बार तो भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए बताइए, विच फोर्स एक्ट्स विदाउट, अरे वही तो सवाल है। चलिए अगला सवाल, व्हाट कंट्रोल द हार्ट बीट? व्हाट कंट्रोल द हार्ट बीट? हार्ट बीट को माने कि हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? हृदय के गति को कौन नियंत्रित करता है? इसे बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है, और उसका नाम है आपका एसे नोड। इसका नाम क्या है? एसे नोड। ये हमारे हृदय के कौन से प्रकोष्ठ में पाया जाता है? इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। और उसी तरह से मान लीजिए कि ये एसे नोड हमारा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इसके जगह पे हम बैटरी डालते हैं। इसकी जगह पे हम बैटरी डालते हैं, निकल कैडमियम वाली बैटरी डालती है, जिसकी उम्र लगभग 7 से 10 साल होता है। माने कि एक बार ये बैटरी डाल दिए तो समझ लीजिएगा मानव का जो जीवित रहने का कार्यकाल है वो निश्चित है, वो 7 साल या 10 साल में भाई साहब उड़ जाएगा पंछी बनकर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाउ डू अर्थवॉर्म रिस्पायर? केचुए कहां से सांस लेते हैं? भाई साहब बताओ, जल्दी से आंसर कर देंगे, इसका भी जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। उसी तरह से आप ये भी बता दोगे कि मेंढक कहां से सांस लेते हैं? मेंढक कहां से सांस लेते हैं? मछलियां कहां से सांस लेती है? मछलियां कहां से सांस लेती है? और मानव कहां से सांस लेता है? ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, इनके भी आंसर कर दोगे। तो अर्थवर्म कहां से सांस लेता है? वो स्क्रीन माने कि त्वचा से सांस लेता है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इनके भी आंसर सभी लोग कर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। तो व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द बर्थ? तो इसका आंसर रहेगा आपका लंग्स माने कि फेफड़े। ये सभी कुछ मैंने आज ही आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए मैंने एक होमवर्क भी दिया था, ठीक है, उसे भी आप सॉल्व कर दोगे। और इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर दोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कवर कराया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और डिटेल में कल पढ़ेंगे, पर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको हिंट जरूर मिला है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे। और इसी तरह से अगर पढ़ना है तो डेली कितने बजे जुड़ेंगे? 1 बजे जुड़ेंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर तो आप करते ही हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय बच्चों।